बाबू, बाबू उठो ना। माँ, दीदी, बाबू क्यों नहीं उठते हैं? बाबू मर गए रेखा, अब बस हमारी माँ है और कोई भी नहीं है बहन। कुसुम की आंखों के सामने उसके पति की लाश रखी थी। वो 7 महीने की पेट से है। उसकी दशा बिल्कुल बदहवास है। आस पड़ोसी वाले उसकी बेटियों को देखकर बातें बना रहे हैं। भगवान जी झूठ ना बुलाए मुखिया जी, मगर इसकी दोनों छोरी ही मनहूस से मारे को तो जे लगता। बाल नहीं देखे दोनों के, कमर तक लोटे हैं। ऐसे बाल डायनों के होते हैं। हुक्म यही खा गई बीपी को अपने। मैं तो कहती हूँ उनके बाल कटवा दो, वरना ऐसा ना हो कि गांव पर ये डायन भारी पड़ जाए। तभी मुखिया नाई को बुलाता है। नहीं, हमारे बाल मत काटो, छोड़ो माँ, माँ बचाओ ना। बेटी को दर्द भरी आवाज सुनकर सुध-बुध खो चुकी गरीब कुसुम होश में आकर कहती है, छोड़ो मेरी बेटियों के बाल। अरे क्या हो गया है आप सबको? इतनी सुंदर लंबे बालों को काटने का जी कैसे कर रहा है आपका? मैं नहीं मानती, मेरी बेटियों की कोई गलती नहीं है। अरे लंबे केश तो देवियों के होते हैं। एक दिन मेरी यही बेटी अपनी इस गरीब माँ का भाग्य बदलेंगे, देख लेना। ये सुनकर गांव वाले जाने लगते हैं। कुसुम दिल पर पत्थर रखकर अपनी कलाई की चूड़ियां पटक कर तोड़ देती है और सुहाग की भी सारी निशानी मिटा देती है। मगर विधि का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। अब लालन पालन की जिम्मेदारी उस गरीब अकेली माँ के सिर पर आ जाती है। कुछ दिन गुजारने के बाद वो अपनी तीसरी बेटी को जन्म देती है। ले कुसुम, इस बार हुई है। भगवान एक बेटा दे देता तो बुढ़ापे का सहारा हो जाता। लेकिन बिना किसी दुत्कार के कुसुम अपनी तीसरी बेटी को सीने से लगाए दूध पिलाती है। उसकी आंखों से गरीबी के आंसू बरसे जा रहे थे। शायद इसे ही मेरी कोख में आना था। काकी, अब मेरी तीनों बेटियां ही मेरी जिंदगी हैं और मुझे उनके लिए ही जीना है। गुजारा चलाने के लिए वो गरीब माँ सर्दी गर्मी बरसात किसी भी मौसम में घर के भीतर नहीं ठहरती और तेल शैम्पू बेचती है। माँ, माँ कहाँ हो आप? देखो ना, रेखा दीदी ने मेरे बाल उलझा दिए, अब बना दो की? हाँ हाँ मेरी लाडली बिटिया, आजा बाल बनाती हूँ। तभी गीता और रेखा भी खुले बाल आती हैं। देखो दीदी, माँ की लाडली बेटी तो यही पिंकी है। माँ सारा प्यार इसी से करती है, हमारे बाल इतने प्यार से कभी नहीं बनाती। हाँ हाँ, तेरे बाल कहाँ बनाए हैं माँ ने, यूं ही बड़ी हो गई। तीनों की चोटी बनाकर कुसुम चिलचिलाती धूप में निकल जाती है। गुड़हल रीठा आंवले का बना शैम्पू ले लो, शैम्पू ले लो बहन जी। नहीं चाहिए, चल जा। ले लो ना बहन जी, शैम्पू के साथ तेल भी है। कहा ना नहीं चाहिए, चल जा। वो औरत दुत्कार के कुसुम को भगा देती है। उम्मीद लेकर वो गरीब अबला माँ जिस भी दरवाजे पर जाती है, सब उसे देखते ही दरवाजा बंद कर देते हैं। पता नहीं आज किसका मुंह देख कर निकली थी। पूरा दिन गुजर गया, आज तो 1 रुपए की कमाई भी नहीं हुई। क्या खिलाऊंगी अपनी बच्चियों को? निराश होके सूरज डूबे शाम को वो अपनी झोपड़ी में लौट आई। उस रोज उसके घर में चूल्हा तक नहीं जला। दिन भर धूप में घूम घूम कर कुसुम बिस्तर पे लेट गई। बिटिया थोड़ा पानी पिला दे। देती हूँ माँ। हे भगवान, मटकी में एक बूंद पानी नहीं है। रेखा, पिंकी, माँ का ध्यान रखो, मैं पानी लेके आती हूँ। गीता कुएं पर जैसे पानी लेने आई तो ललिता मंदा ने झगड़ की मटकी फोड़ दी। ये क्या किया आपने? मेरा मटका फोड़ दिया। क्योंकि तू यहाँ से पानी नहीं भर सकती। तो फिर मैं पानी कहाँ से भरूंगी? गांव में तो एक ही कुआं है मौसी। ठीक है, मैं आगे पानी नहीं भरूंगी, लेकिन अभी मुझे थोड़ा पानी लेने दो। मेरी माँ वहाँ प्यासी पड़ी है। गीता जैसे ही दूसरा बर्तन लेके आगे बढ़ती है, तभी मंदा उसके लंबे बालों को नोचने लगती है। बड़ी ठीक है तू, एक बार में नहीं मानेगी ना। रुक। काकी, मेरे बाल छोड़ दो। औरतें निर्दयी की तरह गीता के लंबे बालों से जलन करती, उसके बहुत बाल नोच लेती हैं। ये इस दुनिया की कड़वी सच्चाई है। किसी गरीब और मसलूब पर हर कोई अपनी ताकत दिखाता है।
इतना ही नहीं, सभी औरतें मुखिया से चुगलियां लगा देती हैं, जिससे अब उनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। कई दिन भूखे प्यासे गुजर जाते हैं। ऐसे में गांव वाले उन्हें पत्थर मार मार कर गांव से निकाल देते हैं। चोट खाई कुसुम अपनी तीनों लंबे बालों वाली बेटियों को लेकर गांव से निकल जाती है। मेरी फूल सी बच्चियों के भाग में और कितना दुख झेलना लिखा है तूने ऊपर वाले, बोलता क्यों नहीं? दीदी, धूप से पैर जल रहे हैं बहुत। समझ सकती हूँ बहन, चलो आओ। कुछ दूरी पर आकर उन्हें एक जंगल दिखाई देता है, जहां एक शांत सी नदी बह रही थी। नदी कूड़े कचरे से भरी दुर्दशा में थी। चारों नदी किनारे बैठ गईं। तभी तीनों लंबे बालों वाली बहनें किसी के रोने बिलखने की आवाज को सुनती हैं। कौन रो रहा है? आवाज फिर से आई। मुझे बचाओ। कौन रो रहा है? सामने आओ हमारे। तीनों बेचैन आंखों से इधर उधर टुकुर टुकुर तक दूर तक देखती आती हैं, लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आता। तभी पिंकी की नजर झाड़ियों में फंसे एक हिरन के बच्चे पर जाती है, जो कि खुद को छुड़ाने के लिए करहा रहा था। दीदी देखो, वो झाड़ी में हिरन का बच्चा फंसा हुआ है। हाँ, उसकी दशा कितनी बुरी है, हमें उसकी मदद करनी है। चलो। तीनों बहनें हिरन के पास आती हैं और उसे अपने बालों के सहारे छुड़ाती हैं। घबराओ नहीं प्यारे हिरन, हम तुम्हें बचा लेंगे। हमारे बाल पकड़ के आ जाओ। दीदी, ये हिरन इंसान थोड़ी है जो हमारी भाषा समझेगा। जानवर इंसान से भी ज्यादा प्यार की भाषा को समझते हैं रेखा। उन तीनों के लंबे बाल जैसे ही उस पलछिन उस हिरन की ढाल ठहरते हैं, लेकिन उनके बाल काफी टूट जाते हैं और हाथों में कांटे लग जाते हैं। फिर भी तीनों को अपना दर्द दिखाई नहीं देता। वो हिरन की ही परवाह करती हैं। दीदी देखो ना, इसको कितनी ज्यादा चोट लग गई है। कोई नहीं, इस जंगल में जड़ी बूटी का पेड़ है, हम इसे पीसकर लगा देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। गीता हिरन के जख्मों पर जड़ी बूटी लगाती है। अगले 2 दिन तक वो हिरन की खूब देखभाल करती हैं। उसे हरी हरी घास खिलाती, पानी पिलाती, लेकिन खुद भूखी प्यासी रहकर बेघर होने की तकलीफ को सह रही थी, जिसे वो हिरन देख रहा था। तभी 2 दिन के बाद हिरन चंगा भला हो गया और एक चमत्कार हुआ। हिरन ने जादू से सुनहरे पंखों वाली परी का रूप ले लिया, जिसे देखकर तीनों अचंभित हो गईं। डरो नहीं, मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। दरअसल मैं एक परी हूँ जो अपनी परी लोक को छोड़कर हिरन का रूप लेके बस जंगल में घूमने आई थी, लेकिन यहीं फंस गई। वैसे तुम तीनों के बाल तो रापुंजल की तरह सुंदर हैं, लेकिन अब हमें हमारे लंबे बाल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इन बालों की वजह से हमसे हमारा गांव घर सब छिन गया और हम भूखे प्यासे दर दर भटक रहे हैं। हमारी माँ भी बीमार है परी रानी। अपने पर बीती बुरी बातों को सोचकर तीनों गरीब बेटियां सिसक सिसक कर रो पड़ी। तभी परी अपने शक्ति से उनके बाल को जादुई सोने चांदी के बाल बना देती है। उन तीनों गरीब बहनों के लंबे चमचमाते सोने चांदी केशों से जैसे नीरस सा दिखने वाला वो जंगल मधुबन के जैसे रोशनी से भर जाता है। दीदी दीदी देखो, परी रानी ने हमारे बालों को सोने चांदी का बना दिया। तुम तीनों बहनों ने मेरी जान बचाई, इसके बदले में मैं तुम्हें ये जादुई बाल देती हूँ। तुम्हें जब भी जिस चीज की भी कमी घटी हो या जरूरत लगे, तुम इनसे मांग कर पूरा कर लिया करना, लेकिन कभी भी बुरी लालच से अपने बालों का इस्तेमाल मत करना। अच्छा, मैं चलती हूँ। जादुई बालों का वरदान देकर परी गायब हो जाती है और तभी पिंकी भूख की इच्छा जताते हुए अपने बालों से कहती है, ए मेरे जादुई प्यारे बाल, हमें भूख लगी है, क्या तुम हमें खाना दोगे? तभी नन्ही सी पिंकी के लंबे घने जादुई सोने के बालों में से एक रोशनी खिल गई और उनके सामने खाने के लजीज लजीज पकवान आ गए। अरे देखो, परी रानी ने ठीक कहा था, दीदी खाना आ गया। लेकिन हमको रहने के लिए घर की भी तो जरूरत चलेगी। क्या हमारे जादुई बाल हमको घर भी दे सकते हैं? मांग कर देखते हैं रेखा। दोनों बहनें अपने जादुई सोने चांदी के बालों को स्पर्श करती हैं। ये हमारे जादुई बाल, दिखा दो अपना कमाल।
तभी दोनों के बाल में से रुपए पैसे बरसने लगते हैं और देखते ही देखते बड़ा सा घर बनकर तैयार हो जाता है। तीनों अपनी गरीब माँ को संग में ले अंदर आती हैं, जहाँ सुख सुविधा की सारी चीजें लगी थी। देखो दीदी, यहाँ तो सब कुछ लगा हुआ है। फ्रिज, कूलर, पंखा और नरम नरम पलंग भी। देखो माँ, अब हम बेसहारा बेघर नहीं रहे, हमारा घर है। अब हम यही शांति से खुशी से रहेंगे। हाँ मेरी बच्चियों। गरीबी में जी गई दिन में कुसुम के तन पर एक फटी सदी थी, जिसका मुरझाया मलिन चेहरा उसके बरसों दुख भोगने की कहानी सुना रहा था। तभी तीनों बेटियां एक बार फिर अपने बालों का जादू करती हैं। ए हमारी जादुई बाल, हमारी माँ के लिए हमें अच्छी अच्छी साड़ियाँ दो। और तभी उनकी ये इच्छा भी पूरी हो जाती है। उनके बालों से साड़ी आ जाती है। परी रानी के दिए वरदान से उनके दिन पलट जाते हैं। तीनों बेटियां जहां कहीं भी निकलती, लोग उनके जादुई लंबे चमचमाते घने केश देखकर कायल हो जाते। अब कुसुम और उसकी तीनों जादुई बालों वाली बेटियां सुख से जीवन बिताते हुए रहती थीं। साथ ही वो तीनों निस्वार्थ भावना से गरीब लाचार लोगों की मदद भी करती हैं। अच्छे कर्म ही अच्छे दिन लाता है और बुरे कर्म बुरे दिन दिखाता है।